हमने साइटोकाइनिन के बारे में डिटेल पढ़ा, उसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इथाइलिन या एथिलीन। आपने केमिस्ट्री में भी इसको बहुत पढ़ा है, आप सभी जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। एकमात्र गैसीय प्रकृति का ये हार्मोन होता है ना, जो वाष्पशील भी होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक इसका विसरण आसानी से होता है। तो शुरू में इसकी पहचान जो है फलों को पकाने वाले हार्मोन के रूप में हुई कि ऐसा पाया गया कि भाई कोई न कोई ऐसा रसायन है जो फलों के पकने में सहायक होता है, या एक पके हुए फल को जब दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो उनमें भी कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह के कुछ आरंभिक रिसर्च हुए, फिर फाइनली बर्ज और फीमेल इन्होंने पहली बार गैस क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा इस हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन के रूप में पहचान की, जिसको हम इथाइलिन कहते हैं। क्योंकि ये गैसियस नेचर का, इसीलिए गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में ली। और इसको आइडेंटिफाई किसने किया? बर्ग और थीमेन। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इथाइलिन जो है वो एक फलों को पकाने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है, और वर्तमान में जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर में इस कमर्शियली इसका उपयोग किया जाता है ताकि फल जल्दी पके, है ना, बाजार में जल्दी उपलब्ध हो सके। आपने आगे पढ़ेंगे इथोफॉल वगैरह ऐसे रसायन बनाए गए इनसे, जो फलों को पकाने की दर को बढ़ा देते हैं। चलिए, तो ये तो कुछ इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम इसका प्लांट में क्या रोल है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला है फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाना। आपने देखा होगा जो कच्चे फल होते हैं वो कठोर होते हैं, और पक्के फल कैसे हो जाते हैं? गूदेदार हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो हम मैकेनिज्म पे ही आ जाते हैं, डिटेल में नहीं, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि जो प्लांट की सेल है, सेल वॉल है, उस सेल वॉल को लूज करने वाले जो एंजाइम है उनको ये एक्टिवेट कर देता है। अब सीधी सी बात है कि वॉल लूजनिंग एंजाइम यानी कोशिका भित्ति को लचीला करने वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे, तो वो कोशिका भित्ति के जो बंध है क्रॉस, उनको तोड़ करके उनको फ्लेक्सिबल बना देता है, लचीला बना देता है, जिससे ओवरऑल जो है वो फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाए। इसके अलावा कुछ एंजाइम और प्रोटीन ऐसे होते हैं जो फलों को जल्दी पका देते हैं। तो ये उन सारे एंजाइम और प्रोटीन को सक्रिय करता है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। तो फ्रूट जो राइपनिंग है वो इसका मेन रोल है। चलिए नेक्स्ट, इसको समझना, प्लम्बलर हुक फॉर्मेशन। ये क्या होता है? देखिए, बीज में एक निकलता है मूलांकुर और एक निकलता है प्रांकुर, है ना। मूलांकुर से मूल बनती है और प्रांकुर से जो है वो हमारा क्या बनता है? शूट बनता है, वायव प्ररोह बनता है। तो जब सीड जर्मिनेट होता है, मान लो ये जमीन के अंदर है, तो ये इसका जो प्रांकुर है, इसके ऊपर प्रांकुर चोल भी पाया जाता है, उसको ये क्या कर देता है? इसके शीर्ष भाग को ये नुकीला बना देता है, हुक जैसा बना देता है, ताकि ये मिट्टी की परत को भेद करके बाहर आ सके। तो ये जो प्रांकुर के शीर्ष पर जो हुक जैसी संरचना बनती है वो किसके कारण बनती है? इथाइलिन के कारण बनती है। तो ये इसका महत्वपूर्ण रोल है। चलिए, अब जो मैं आगे बताना जा रहा हूं, जिसको कहते हैं त्रिक प्रभाव। जैसे परीक्षा में रीचमन-लैंग इफेक्ट बार बार पूछा जाता है, वैसे त्रिक प्रभाव भी बार बार पूछा जाता है। त्रिक
प्रभाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। चलिए, कुछ प्लांट में इथाइलिन 3 तरह के प्रभाव एक साथ उत्पन्न करता है और तीनों प्रभावों को ही त्रिक प्रभाव या ट्रिपल रेस्पॉन्स कहते हैं। हम डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। नंबर 1, साइटोकाइनिन तने की वृद्धि को सीमित कर देता है। क्या? स्टेम इलोंगेशन को ये सप्रेस कर देता है। नंबर 2, ये तने की रेडियल स्वेलिंग यानी उसकी मोटाई में भी वृद्धि कर देता है। नंबर 2 इफेक्ट। नंबर 3, ये स्टेम की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी स्टेम छोटा रह गया, मोटा हो गया और उसकी वृद्धि कैसी हो गई? उसकी वृद्धि हो गई हॉरिजॉन्टल। हाँ, फिर से, स्टेम की लंबाई को ये ज्यादा बढ़ने नहीं देता, स्टेम की चौड़ाई में वृद्धि कर देता है और उसकी वृद्धि क्षैतिज रूप से प्रमोट करता है, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो क्योंकि ये 3 प्रभाव ऑब्जर्व किए गए एक साथ, इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्रिपल रेस्पॉन्स। परीक्षा में अक्सर ट्रिपल रेस्पॉन्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, किसका प्रभाव? आपने पादप गतियों में पढ़ा होगा। पादप की जो गतियां होती हैं, विशेष करके पत्तियों के बारे में, जिसमें आपने नेस्टिक मूवमेंट और अलग अलग तरह के मूवमेंट पढ़े होंगे, उसमें एक मूवमेंट आता है लीफ एपिनेस्टी। तो पहले समझ लेते हैं लीफ एपिनेस्टी क्या होता है। देखिए, पर्णवृंत पे पर्ण लगी होती है, ठीक है, ये हमारा पेटियोल है पर्णवृंत। तो इथाइलिन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि पेटियोल के अपर पार्ट में तो सेल डिवीजन की रेट बहुत बढ़ जाती है और लोअर पार्ट में क्या होता है? सेल डिवीजन की रेट कम हो जाती है, यानी असमान वृद्धि होती है। पर्णवृंत के ऊपरी भाग में ज्यादा डिवीजन, ज्यादा ग्रोथ और निचले भाग में कम। इसका परिणाम क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? कर्व्ड हो जाती हैं, भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसी घटना को कहते हैं लीफ एपिनेस्टी, और ये लीफ एपिनेस्टी को प्रमोट करने वाला हार्मोन है वो इथाइलिन ही है। अब लीफ एपिनेस्टी कब होती है? कुछ एडवर्स कंडीशन होती है, या तो ज़्यादा डार्क हो, लाइट नहीं हो, या स्ट्रेस हो किसी तरह का, लाइट स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस है, या ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में इस प्रकार की गति होती है जो इथाइलिन के द्वारा प्रमोट होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? इथाइलिन। चलिए नेक्स्ट, सेक्स एक्सप्रेशन, लिंग का प्रकटीकरण। चलिए, हम जानते हैं कि ज्यादातर प्लांट जो है वो कैसे होते हैं? उनके फ्लावर द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं। तो इथाइलिन जो है, कुछ प्लांट होते हैं जैसे पंपकिन है, क्यूकुम्बर है, लेट्यूस है, उसमें फीमेल फ्लावर की वृद्धि को प्रमोट करता है और मेल फ्लावर को सप्रेस कर देता है ना। तो हम जानते हैं फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रूट किससे बनता है? फीमेल फ्लावर से बनता है ना, उसकी ओवरी से बनता है। फ्रूट की डेफिनेशन ही यही है, परिपक्व फल को, परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं, मेच्योर जो है ओवरी है उसको हम फ्रूट कहते हैं। तो कुछ प्लांट मैंने बताया, क्यूकुम्बर है, पंपकिन है, लेट्यूस है, उसमें ये फीमेल फ्लावर को, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। स्क्वैश एंड वाटरमेलन, लेट्यूस में है ना, उसमें ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो उसमें फीमेल फ्लावर को ये प्रमोट करता है। चले, अब हमने पढ़ा था
साइटोकाइनिन के दो इफेक्ट, एक तो था हमने पढ़ा था सेनेस्टेंस जिसको हम कहते हैं जीर्णता, और एक था एब्सिशन। ये क्या है? विलगन। एब्सिशन यानी देखिए पत्तियां और फल कुछ समय के पश्चात जड़ जाते हैं क्योंकि उनकी जो टहनियां हैं वहां पर कोशिकाओं में एक विशेष परत बनती है जिसको एब्सिशन जोन कहते हैं। वहां से वो अंग कमजोर हो जाता है और टहनी या फल की जो टहनी है या पत्तियों की टहनी है वो टूट जाती है जिससे फल और पत्तियां नीचे गिर जाती है। तो ये एब्सिशन और सेनेस्टेंस दोनों को प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। अब ये साइटोकाइनिन का जस्ट विपरीत प्रभाव है। हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन क्या करता है? सेनेसेंस और एब्सिशन को डिले करता है, दूर करता है, युवा बनाए रखता है, जीर्णता को रोकता है, पत्तियों को झड़ने से रोकता है। लेकिन इथाइलिन जो है वो इसका उल्टा प्रभाव है। लेकिन हाँ, जो सुषुप्त अवस्था है किसकी? बीजों के अंकुरण की जो डॉर्मेंसी है उसको ये जरूर भंग करता है ताकि बीज जो है वो अंकुरित हो सके। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब मैं हमेशा अपने साथ रजिस्टर करता हूँ जिसमें कुछ अलग तरह की बात हो जो बुक में नहीं हो, तो उस तरह की बातों को भी मैं शामिल कर देता हूँ अपने टॉपिक के दौरान। तो इथाइलिन का एक खास प्रभाव है उसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, कई बार वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाती है, यानी प्लांट जो है वो क्या हो जाते हैं, पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि पौधे डूब जाते हैं। कई बार बाढ़ आती है, जल स्तर बढ़ जाता है तो पौधे या फसल डूब जाती है। सीडलिंग जो है वो सबमर्जेड हो जाते हैं पानी के अंदर। अब ये पानी के अंदर रहे तो सड़ते ही जाएंगे। इथाइलिन का एक खास प्रभाव है कि जो पौधे किसी कारण से पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं उनमें ये इलोंगेशन को, इंटरनोड इलोंगेशन को इंड्यूस करता है ताकि पौधे की लंबाई बढ़ जाए और वो जल से बाहर आ जाए ताकि सड़ने से बच जाए। सो प्रमोशन या प्रमोट ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ इन सबमर्जेंट प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में डूबे हुए हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। चलिए अब एक और खास चीज है कि ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्ट पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से ध्रुवीय किसी एक विशेष दिशा में होता है। तो इथाइलिन जो है वो ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, रोकता है। यानी हम इथाइलिन को ऑक्सीजन के एंटागोनिस्टिक के रूप में काम ले सकते हैं। ऑक्सीजन के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए तो ये सारे एस्पेक्ट हुए इसके बारे में, इथाइलिन या एथिलीन के बारे में। अब इसका कमर्शियल यूज क्या है? तो जैसे कि हमने पढ़ा वही क्या, फ्रूट या फलों को जल्दी पकाने के लिए, हालांकि आजकल जो फल हैं वो कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक रसायनों से पकाए जाते हैं, ये जो आम वगैरह आते हैं, लेकिन वो एक कैंसरियस एजेंट है। हम जब भी ऐसे फल लाते हैं जो मार्केट में सीजन से पहले आ जाते हैं तो हमको उनको गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, विशेषकर आम को, क्योंकि उनकी सरफेस पर जो सफ़ेद पाउडर होता है वो ये कैल्शियम कार्बाइड ही होता है जो बहुत ही हानिकारक होता है और कैंसर का कारक बनता है। तो नेचुरली जो प्लांट फ्रूट जो मैच्योर होते हैं वो एथिलीन के कारण होते हैं। तो हालांकि एथिलीन से कुछ आर्टिफिशियल केमिकल भी बनाए गए हैं जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर एथिलीन से मिलती जुलती है और उसका हानिकारक प्रभाव भी कम होता है। तो ये इसका कमर्शियल एप्लीकेशन है। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एथिलीन। ये चारों क्या करते हैं? इनको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। कहीं ना कहीं ये वृद्धि को प्रमोट करते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक हार्मोन विशेष जिसको कहते हैं वृद्धि निरोधक, यानी
ग्रोथ रिटार्डेंट, ये एक ऐसा हार्मोन है जो पादप की वृद्धि को रोक देता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि भाई ग्रोथ करना आवश्यक है, रोकना क्यों आवश्यक है? तो कई बार ऐसा होता है कि पौधे को जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है, टेम्परेचर नहीं है, लाइट नहीं है, वाटर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी स्ट्रेस की कंडीशन ऐसी है, तो प्लांट क्या करता है, अपनी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सीड जनरेशन नहीं हो पाता, डोरमेंसी बढ़ जाती है, सभी बर्ड में सेल डिवीजन रुक जाता है। इस तरह से पौधा अपना बचाव कर लेता है। और ये कब करना पड़ता है? स्ट्रेस की कंडीशन में, तनाव की कंडीशन में। इसीलिए ये जो हार्मोन है आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ADH, इसको तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधे को तनाव की परिस्थिति में उसके सर्वाइवल के लिए ऐसे चेंजेस करता है कि पौधे उस तनाव की अवस्था को सहन कर सके, नष्ट नहीं हो जाए। तो इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड।